Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Continuing with our economics previous year questions, we will look at some more questions today and जितना भी इस टॉपिक का दैट इज हमारा फिस्कल वाला पार्ट, ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट है। ये जितना भी बचेगा हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो along with the budget, the finance minister also places other documents before the Parliament, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by. ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट along with the budget आता है, this is mandated by. The question is this, कौन सा डॉक्यूमेंट है? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, this is wrong answer. Article 112 and 110(1) of the Constitution of India. It is not written in any article. ठीक है, तो पहले तो ये और ये भी खत्म हो जाएगा। आंसर इज डी, प्रोविजंस ऑफ द एफआरबीएम एक्ट। आप कोई भी स्टैटिक, जो भी आप स्टैटिक अपना सोर्स उठा रहे हो उसमें ये आपको मिल जाएगा। सॉरी, दिस इट इज अंडर द एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट कब आया था? 2003 में आया था एंड it was enacted to provide a legislative framework for reduction of deficit and debt of the central government, ताकि वो सस्टेनेबल रहे, इंटरजनरेशनल इक्विटी रहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, है ना। तो ये सब चीजें थी। ये 2004 से इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, जुलाई 2004। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अनदर global financial crisis happens in the near future, which of the following actions policies are most likely to give some immunity to India? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टैटिक प्लस आपका एनालिसिस, जो आप समझ पा रहे हो वो इसमें होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कहते इन सबको। अगर आपको इसमें बेसिक्स आते हैं तभी आपको पता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, सब कुछ लो चल रहा है। ओके, फिर तो हम इंडिया को कैसे इम्यूनिटी देंगे, इंडिया को कैसे उससे निकालेंगे? नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग से क्या होता है, वो शॉर्ट इंटरवल में हमें वापस करने पड़ता है। ठीक है, तो दिस रेंडर्स इकोनॉमी वल्नरेबल, क्योंकि अगर ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस है तो हमें इसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा डेट देने के साथ साथ, है ना। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें आप पहला ऑप्शन तो काट ही दोगे, पहला काट दोगे तो थ्री आ जाएगा। बट वी विल लुक एट अदर ऑप्शंस एज वेल, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि फॉरेन बैंक्स जितने भी होते हैं, दे डू नॉट come under lending norms. Okay, तो many of them choose to retreat from cross border banking in general, तो उनकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि दे विल हेल्प और नॉट, इसलिए उन पर रिलाय तो नहीं करेंगे। फिर मेंटेन फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, थर्ड इज इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन, आई एम सॉरी, ओके, answer will be A. I'm sorry. I have just given the right explanation, but sorry. Yeah, the answer will be A. Third is incorrect and second is incorrect. Full capital account convertibility में क्या होगा? Volatility बढ़ जाएगी। ठीक है, करेंसी का डेप्रिशिएशन हो जाएगा, इसीलिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव होता है कैपिटल फ्लोज, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, इसीलिए इसको नहीं करेंगे। अभी फुल नहीं है, एट अ सर्टेन लेवल इट इज अवेलेबल। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में पढ़ लेना, इट इज वेरी मच इन न्यूज बिकॉज देर आर कंटिन्यूइंग डिबेट्स कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the government of public sector banking in India, consider the following statements. Capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. Okay, then to put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent State Bank of India has been affected. अब क्वेश्चन क्या था कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के कंटेक्स्ट में इन स्टेटमेंट्स को सही या गलत देखना था। ठीक है, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पीडली इंक्रीज्ड। स्पीडली इंक्रीज मतलब हमेशा बढ़ी ही है। ठीक है, स्पीडली इंक्रीज्ड, सो इट इज रॉन्ग।
इट हैज बीन फ्लक्चुएटिंग। ये जो न्यूज़पेपर में ग्राफ्स वगैरह आते हैं जो आप छोड़ देते हो कि ये तो मेंस रिलेटेड है, ये कभी मत छोड़ा करो, क्योंकि ग्राफ, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ग्रोथ, जीडीपी, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है ये, स्टीडी नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो गया, बोथ गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन इज टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक, इट हैज बीन अफेक्टेड, दैट इज ट्रू। कितने मर्जर्स के न्यूज़ सुन रहे थे, है ना? तो ये ट्रू है। ओके, बी इज ट्रू। देन, if a commodity is provided free to the public by the government, then this is very good question, very good question. You can expect these type of questions again, ठीक है? तो क्या बता रहे हैं, जैसे फ्रीबीज का बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था कि नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बेसिकली लोगों पे आ रहा है ना, उसका जो टैक्स देते हैं, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहली बात तो क्या कहलाता है? द कॉस्ट दैट यू फॉरगो फॉर समथिंग एल्स, है ना? तो फॉरगॉन बेनिफिट उसको कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आपने जैसे किसी दिन आपने सोचा कि चलो आज पढ़ाई ना करके मैं बाहर जाऊंगा और कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट में जाऊंगा, मजे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपकी पढ़ाई, दैट कैन डिसाइड द फेट ऑफ योर करियर, ठीक है? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, सी होगा इसका आंसर। ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। जैसे आप टैक्स देते हो, ठीक है? जो आप टैक्स देते हो वो जाके पीडीएस, डेवलपमेंट, ठीक है, अलग अलग चीजों में वो जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, पूरा मैकेनिज्म ये होता है। सो दिस इज द आंसर। With reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statements are correct? ठीक है, इक्वलाइजेशन टैक्स के बारे में बात हो रही है। जिस ईयर ये क्वेश्चन आया था उस ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था इक्वलाइजेशन टैक्स। ओके, सो द क्वेश्चन केम डायरेक्टली फ्रॉम देयर। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फिर सेकंड, non-resident entities that offer advertisement service in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement. The answer to this question is D. Neither of the options are correct. क्यों? क्योंकि इक्वलाइजेशन जो टैक्स था वो फाइनेंस एक्ट से आया था। ओके, फाइनेंस एक्ट 2016। बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है और इट इज कंसिडर्ड अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि आपको अगर पूरा कंटेक्स्ट नहीं पता देन यू कैन नॉट डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बी वेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो स्ट्रक्चरल हैं, जो एनालिटिकल हैं, वो आपको आने चाहिए, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है? तो अगर नहीं भी आते तो डोंट जज योर सेल्फ, मतलब कि मेरे को नहीं आता तो ऐसा वैसा, डोंट डू दैट। कॉन्फिडेंस इज द की, ओके, व्हाइल यू आर गिविंग द पेपर। तो ऐसे क्वेश्चंस पे खुद को जज नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस पहली बात कट ऑफ बनाते भी नहीं है। ओके, तो इनकम टैक्स में तो नहीं था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, ये वाला जो ऑप्शन था इसमें क्या डिफरेंस है कि इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री। अब पहली बात तो ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है? तो इंडिया की टैक्स ट्रीटी में इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। thus the taxpayer cannot claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement। अब अगर ये कीवर्ड आ गया है यहाँ पर तो आपको इस कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस में क्या क्या आता है और इसके प्रोविजंस क्या हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना, छोड़ना मत। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चन, दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये बताते हैं आपका जो भी कट ऑफ जाएगा ना, ये बताते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। तो विच ऑफ द अबव आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी? जीएसटी में कौन कौन से आइटम्स नहीं आते, ठीक है? तो सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड, मतलब क्या होता है सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड का? इसका मतलब ये होता है कि
देखो मैं बताती हूँ पहले कि जीएसटी फ्रेश और पेस्चराइज मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, चना, पनीर, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, चिकन, फ्रेश मीट और चिल्ड फिश, ठीक है, ये सब एग्जेम्प्ट है इसमें। खाने वाली चीजें या फिर जो लोग रोज यूज करते हैं, आप उस तरीके से देख सकते हो उसको कि सब लोग रोज यूज करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, है ना, फ्रोजन वेजिटेबल, है ना, ये सब नहीं आते। ठीक है, नेचुरल हनी हो गया, सीरियल ग्रेन्स हो गया। अब इसके लिए आप देखो, पहली बात तो जीएसटी में कौन कौन से आइटम आते हैं इसकी लिस्ट तो नहीं कर सकते ना यार, क्योंकि बहुत वाइड है। तो जो नहीं आते, दिस इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। जो नहीं आते हमें उसकी लिस्ट याद करनी है। ठीक है, तो जो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जैसे इस साल भी हमने देखा था कैरेमल पॉपकॉर्न्स के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई थी सोशल मीडिया पे कि उस पर जीएसटी लगाएंगे, बट फिर नहीं लगाया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें देख लेने हैं, है ना। तो इसकी आपको एक्सप्लेनेशन पूरी पूरी चाहिए अगर, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, देन वी विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ एज वेल। बट इसको खुद से देखो आई गेस, क्योंकि खुद से देखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। दिस इज द ओनली थिंग, है ना। तो इसमें ऑप्शन सी आंसर है, 1, 2 एंड 4 न्यूज़पेपर। अब ये जो प्रोसेस्ड फूड है ना, इस पे जीएसटी लगता है। ठीक है, फिश, क्रस्टेशियंस, मलस्क, है ना, और एक्वाटिक जो भी फूड है उस पे 5% जीएसटी लगेगा आपका। ठीक है, जीएसटी के स्लैब्स क्या हैं, क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये सब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन कंक्लूड करते हैं हम। और देखा हमने क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखो, फटाफट निपटाएंगे। इकोनॉमिक्स को पॉलिटी जैसे खत्म करेंगे। और ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव फिर इसका एक वीडियो भी आपके साथ लेके आऊंगी, जिसमें सारा पूरा एक मैराथन सेशन होगा इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज का। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।